हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा युग। तो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत में अपना जो टॉपिक चलेगा आज, ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। ब्रिटिश शक्ति का विस्तार, इससे पहले इसकी पृष्ठभूमि हम पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे कि 1707 के दौरान औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद का जो काल है उस काल को बोलते हैं उत्तर मुगल काल। क्या बोलते हैं? उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल। अब उत्तर मुगल काल के दौरान क्या होता है कि यहाँ जो सम्राट हैं, शासक हैं, वो मजबूत नहीं है। इनकी कमजोरी का फायदा उठाकर कौन? क्षेत्रीय शासक। ठीक है, क्षेत्रीय शासकों ने फायदा उठाया और अपने क्षेत्रीय को आजाद कर लिया, अपने क्षेत्रों को आजाद कर लिया। अब इन क्षेत्रीय शासकों में इतनी क्षमता थी नहीं कि जो विदेशी कंपनी आई हैं, जैसे पुर्तगाली हैं, फ्रांसीसी हैं, डेन्स हैं या अंग्रेज हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग्रेज रहे और सबसे शक्तिशाली भी अंग्रेज साबित हुए, तो इनका जो विस्तार है इनको रोक सकें। तो क्षेत्रीय शक्तियों का ये कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पाए। तो इनके बाद इनकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए जो कंपनी आई हैं, विदेशी कंपनियां हैं, इन्होंने फायदा उठाना प्रारंभ कर दिया। विदेशी कंपनियों ने, इनके बाद कौन थी? विदेशी कंपनी। इन्होंने फायदा उठाना प्रारंभ कर दिया। लास्ट में जो आती है वो आती है ईस्ट इंडिया कंपनी। आती तो पहले से ही है, लेकिन क्या है, ये अपनी स्थिति मजबूत कर लेती है। और अब क्या है, सारा का सारा प्रभुत्व किसका होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आने के बाद क्या करते हैं? अपने क्षेत्र विस्तार के लिए नई नई नीतियां ये लागू करते हैं, जिसमें अहम योगदान रहता है रॉबर्ट क्लाइव का, वॉरेन हेस्टिंग्स का, लॉर्ड कॉर्नवालिस का, लॉर्ड वेलेजेली और लॉर्ड डलहौजी का। तो ये कहते हैं कि महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। अब इनकी जो नीतियां आती हैं, इनसे जनता त्रस्त हो जाती है। फिर इनसे जनता त्रस्त हो जाती है क्योंकि इनकी नीतियां सिर्फ और सिर्फ अपना साम्राज्य स्थापित करने की है, यहां से जो भी संसाधन है उनका दोहन करने की, अपने क्षेत्र का वहां ब्रिटेन में जाके विस्तार करने की, यानी कि उनका तो उत्थान हो, इंडिया का पतन हो, ऐसा कुछ इनकी रणनीति थी। और इसके बाद आक्रोश जनता में बहुत फैल जाता है और फिर होता है 1857 का युद्ध, 1857 की क्रांति, कुछ इस प्रकार से। तो 1857 की क्रांति तो आगे पढ़ेंगे आज हम कल, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यहां ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। इस दौरान जो ब्रिटिश शक्ति है ये आपका क्षेत्र विस्तार कर रही है। तो क्षेत्र विस्तार के दौरान की घटनाएं देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं यहां से। तो सबसे ज्यादा 5 व्यक्तियों को महत्वपूर्ण माना जाता है। कौन कौन है? रॉबर्ट क्लाइव है, वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेल्जेली और डलहौजी। क्या होता है, उस समय की जो परिस्थितियां है ना, कमजोर हैं, परिस्थितियों का फायदा उठा के, क्यों? क्योंकि केंद्रीय सत्ता है वो अभाव है। अब जो कि मुगल सम्राट थे, मजबूत थे, अब शहजादे ही आपस में लड़ाई करते रहते हैं। उसी का फायदा उठा के, यानी कि छोटे क्षेत्र आजाद हो गए और उन्हीं को लड़वाकर आपस में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी मजबूती हासिल कर ली थी। अब अंग्रेजों में जो गवर्नर आए हैं, कहा जाता है कि इनके बारे में, किस किस के बारे में क्या कहा जाता है, देखें कि सबसे पहले जो क्लाइव हैं, तो क्लाइव ने भारत में अंग्रेजी राज की नींव डाली। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स ने उस नींव को मजबूत किया। इन्होंने क्या किया? नींव डाल दी। फिर उसको नींव को मजबूत किया हेस्टिंग्स ने। फिर कॉर्नवालिस ने क्या कर दिया? इमारत खड़ी करनी प्रारंभ कर दी। वेलेजेली ने इमारत को पूरा कर दिया। और बाद में जो आए उन्होंने क्या है, इसे अंतिम शकल प्रदान की, अंतिम रूप प्रदान किया कि ये भवन, ये इमारत कैसे बनेगी। और बाद में आने वाले और भी आते गए, उन्होंने वहां पे रहना प्रारंभ कर दिया। ऐसे ही ना, तो चलो अच्छी बात है, हमारे लिए नहीं, उनके लिए। हमारे लिए तो बहुत बुरी बात हुई। अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं के साथ विजय अथवा कूटनीति का उद्देश्य से कई छोटे मोटे युद्ध किए और 1857 तक अपनी कूटनीति, षड्यंत्रों और रणनीति से युद्धों में से संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया। अब किसी को कोई, यानी कि किसी को कह दिया कि हम आपकी रक्षा करेंगे, हम आपके दरबार में हमारी सेना रखेंगे, आपको विदेशियों से बचाएगी, मतलब कैसे भी कह के, यानी कि आप कई बार अखबार में होते हैं ना, बहला फुसलाकर। तो ये बहला फुसलाकर इन्होंने कब्जा किया हुआ था। इसका ही परिणाम था कि 1857 तक जनता त्रस्त हो जाती है। 1857 की क्रांति होती है, जिसमें अंग्रेज फिर अपनी रणनीति मजबूत करते हैं और परिस्थितियों का फायदा उठाकर संपूर्ण ही भारत पर कब्जा कर लेते हैं। पहले तो क्षेत्रों पर होता है, कहीं पे थोड़ा बहुत रह भी जाता है, लेकिन बाद में संपूर्ण क्षेत्र पर ये अधिकार कर लेते हैं। सामाजिक धार्मिक दृष्टि से भारत विभिन्न वर्गों में
जातियों में और संप्रदाय में बटा हुआ था, जिसके कारण उनकी वफादारी केवल अपनी जाति और क्षेत्र तक ही सीमित रही थी। जो व्यक्ति कहते हैं, जो व्यक्ति जातिवाद की बात करता है वो समाज हित की बात नहीं कर सकता, और जो व्यक्ति धर्म की बात करता है वो देश हित की बात नहीं कर सकता। कुछ इसी प्रकार से यहां भी हुआ था कि जो अपना समाज, अपना देश है, वो जातियों, संप्रदायों और क्षेत्रवादी में बटा हुआ था, और इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और अंग्रेजों ने पूरे भारत को जीत लिया था। आज भी ऐसा ही है कि कुछ लोग जातिवाद को, कुछ परिवारवाद को, कुछ समाज को लेकर, कुछ अपने फिर स्पेशल धर्म को लेकर विवाद करते हैं। तो मैं कहता हूं कि ये फिर हमारे लिए फायदेमंद साबित नहीं होते हैं। और उधर से क्या किया, जो अंग्रेज थे उन्होंने एकजुट होकर काम किया, और ये अंग्रेजों के साथ एकजुट होकर उनका विरोध नहीं कर पाए, क्योंकि उधर तो अंग्रेजों का जो गठबंधन था वो तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी के वहां से चलता था, और यहाँ पे क्या था, ये लोग वर्गों, जातियों, संप्रदायों वगैरह में बटे हुए थे। तो यहाँ ये एकजुट नहीं हो सके, ये वाले एकजुट नहीं हो सके और वो एकजुट थे। इसी का परिणाम है कि लास्ट में वो जीत गए। फिर क्या होता है कि ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने रणनीतिक युद्धों के साथ साथ भारत पर प्रभुत्व बनाए रखने के लिए 3 प्रमुख नीतियां अपनाई। देखो 3 प्रमुख नीतियां बहुत ही महत्वपूर्ण नीतियां हैं। ये नीतियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहले रॉबर्ट क्लाइव ने बनाई थी द्वैध शासन की नीति। बक्सर युद्ध के बाद, जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, उसके बाद ऐसी रणनीति बनाई कि उत्तरदायित्व तो नवाब पर सौंप दिया, और जो यानी कि जहां से आय होनी थी, राजस्व था, वो कंपनी ने ले लिया। तो यहां से जिसके जिम्मेवारी है उसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ये था द्वैध शासन। तो ये यानी कि भारतीयों के लिए काफी दयनीय स्थिति का कारण रहा ये। फिर आता वेलेजेली का, इसने की थी सहायक संधि। सहायक संधि का क्या था कि हम आपके साथ एक सहायक संधि कर लेते हैं, जिसके तहत क्या होगा कि आप पर कोई भी आक्रमण करेगा तो हम आपकी रक्षा करेंगे, बदले में हम आपको सेना देंगे, हमारी सेना को खर्चा कौन देगा, आप देंगे। जिससे क्या था कि इनकी डिमांड ही पूरी नहीं हो पाती थी और वो राज्य पे कब्जा कर लेते, विलय कर लेते थे। और तीसरी रणनीति थी लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत की सिद्धांत। व्यपगत का सिद्धांत था, यानी कि किसी पे कुशासन का आरोप लगा के उसको हड़प लिया कि ये जनता हित के लिए ये नवाब जनता हित के लिए अच्छा काम नहीं करता, तो ऐसे करके उसके अधिकारों को हड़प लेते थे। तो लॉर्ड क्लाइव का द्वैध शासन के बारे में पढ़ते हैं। लॉर्ड क्लाइव का द्वैध शासन। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी 2। तो ये जो 2 संधि हुई थी, ध्यान रखना, 2 संधि हुई थी। एक तो हुई थी किसके साथ, अवध के नवाब के साथ, ठीक है। एक हुई थी अवध के नवाब, एक हुई थी अवध के नवाब के साथ, अवध के नवाब, अवध के नवाब के साथ। और जो दूसरी हुई थी वो हुई थी मुगल सम्राट के साथ, मुगल सम्राट के साथ। 2 संधियां हुई थी। अब इलाहाबाद की संधि से क्या हुआ, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है किसको, अंग्रेजों को। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, दोनों संधियों के बारे में बक्सर युद्ध के बाद हम पढ़ चुके हैं बंगाल विजय के दौरान। अगर आपने ये बातें नहीं पढ़ी हैं तो बंगाल विजय पढ़ सकते हो, इसका लेक्चर पीछे है। हाँ, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो F6 2.0 से। फिर क्या होता है कि कालांतर में नवाब, बंगाल के जो नवाब हैं नजमुद्दौला से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी और निजामत यानी कि सूबेदारी, सूबेदारी का मतलब है सेना, सूबेदारी का मतलब वैसे सेना नहीं होता, यानी कि सेना प्रमुख। अब सेना के जो कार्य करते हैं वो किसके अंडर में हो गए, अब ये भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गए, उसके अंतर्गत आ गए। अब दीवानी और सूबेदारी दोनों किसके अंतर्गत, कंपनी के अधीन हो जाते हैं। दीवानी से अभिप्राय भूमि कर वसूल करना है, भूमि कर वसूल करना है, यानी कि जो भी भूमि कराएगा, अब कौन करेगा वसूल, कौन करेगा, कंपनी करेगी। भूमि कर संबंधी दीवानी मुकदमों का निर्णय करना भी कंपनी करेगी। जबकि सूबेदारी या निजामत का अभिप्राय था आंतरिक सुरक्षा, शांति और सुव्यवस्था, न्याय व्यवस्था, फौजदारी मुकदमे इत्यादि जो भी है, सेना का काम है आंतरिक सुरक्षा, किसी प्रकार का काम है मैनेजमेंट का, वो भी कौन करेगी, कंपनी करेगी।
अब सारा का सारा काम किसका हो गया, कंपनी का हो गया। नवाब किस काम का, नाम का, ये मर्जी आएगी, जो मन करेगा वही करेंगे। तो ये ऐसी कुछ स्थितियां हो जाती हैं यहाँ पे। कंपनी दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन अपने भारतीय अधिकारियों से के माध्यम से करवाते थे। एक सबसे बड़ा खेल ये खेलते थे, ये खुद नहीं करते थे, भारतीय अधिकारियों से करवाते थे जो भी काम करवाना होता। अब कोई भी जनता, अब कोई भी व्यक्ति कहेगा कि कंपनी ऐसा कर रही है, तो कंपनी वाले बोल देंगे हम तो उचित कर रहे हैं, अधिकारी लोग गलत कर रहे हैं। अधिकारी किसके हैं, अधिकारी तो आपके ही हैं, आपके भाई बंधु चाचा ताऊ हैं, कोई भी आपके यहाँ क्षेत्र से हैं, उस क्षेत्र से हैं, बिहार से हैं, बंगाल से हैं, उड़ीसा से हैं। तो क्या हो जाता था कि लूटने वाले भी अपने और लूटने वाले भी अपने। लूटने वाले तो ईस्ट इंडिया कंपनी है, नाम किसका हो जाता था, अपने अधिकारियों का ही हो जाता था। तो ऐसी इन्होंने चाल चली हुई थी। आगे देखते हैं क्या क्या परिस्थितियां रही हैं। दीवानी कार्य के लिए कंपनी ने बंगाल में रजा खां को नियुक्त किया। ये ध्यान रखना, ये किसने पूछा, बंगाल में रजा खां को, बिहार में सिताब राय को, और उड़ीसा में रखा था राय दुर्लभ को। 3 कैंडिडेट को। बंगाल में रजा खां को कई बार ना मिलान करने वाला क्वेश्चन दे देता है, तो ये वहां पे ध्यान रखना। बंगाल में दे देगा आपको सिताब राय, तो सिताब राय नहीं, बंगाल में रजा खां, बिहार में सिताब राय, उड़ीसा में राय दुर्लभ, उड़ीसा में राय दुर्लभ है। नवाब के अधिकारी और कर्मचारी प्रशासन में दीवानी कार्यों को छोड़कर शेष समस्त कार्य पूर्वतः ही संपन्न करते रहे। अब इनको वही काम दे दिए जिनसे इनको कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं होना था। इस प्रकार ब्रिटिश कंपनी बंगाल की वास्तविक शासक बन जाती है, वास्तविक शासक बन जाती है। हालांकि बंगाल का जो शासक नवाब ही था और प्रशासन का उत्तरदायित्व भी उसी के हाथों में था, किंतु नवाब के समस्त अधिकार छीन लिए गए। अधिकार नवाब के पास कुछ नहीं था, नाम का था। अगर वो कोई प्रशासन करता तो उसको राजस्व चाहिए, पैसे चाहिए मैनेजमेंट के लिए, अब वो उसके पास बचे ही नहीं। अब वह स्वतंत्र शासक नहीं था, अपितु वह कंपनी की अनुकंपा और वार्षिक अनुदान पर निर्भर हो गया। बंगाल में लॉर्ड क्लाइव द्वारा लागू इस व्यवस्था को ही द्वैध शासन कहते हैं। तो द्वैध शासन क्या था, ये था द्वैध शासन, जिसके अंदर क्या था, जिम्मेवारी है इनकी है, करने वाले कौन है, अंग्रेज हैं, नवाब है वो इनके अधीन है। अब जनता क्या करेगी, जनता आक्रोश करेगी, जनता परेशानियों से त्रस्त होगी, कितने दिन जनता सहन कर पाएगी। तो ऐसा कुछ हो गया था, जनता का ज्यादा से ज्यादा शोषण किया। द्वैध शासन से ब्रिटिश कंपनी को क्या लाभ हुआ, ये देखते हैं। द्वैध शासन जो हुआ है, ब्रिटिश कंपनी को क्या लाभ हुआ। ब्रिटिश कंपनी को इससे प्रशासकीय सुविधा मिल गई। द्वैध शासन से कंपनी का प्रशासकीय कार्य भार अत्यंत कम हो गया और बंगाल पर उसका पूरा नियंत्रण हो गया। कार्यभार अत्यंत कम, अब जिम्मेवारी नहीं है, नाम उसका चलेगा नवाब का, अपने को पैसे पैसे से मतलब, ऐसा इनका प्लान था। बाहरी संघर्ष से बचाव। अब क्या था, ब्रिटिश कंपनी यदि बंगाल के नवाब पे उसको हटा देती, मान लेते बंगाल के नवाब को हटा देती पद से और खुद शासन करते, तो जनता में सीधा सा संदेश जाता कि कंपनी हमें लूट रही है। लेकिन इन्होंने क्या किया, लूटते तो हैं लेकिन आगे नवाब को कर दिया। तो जनता ऐसे समझ नहीं पाई कि नवाब बिना मतलब के ही आगे है, नवाब के पास भी कुछ नहीं, अपने पास भी कुछ है, करने वाले कोई और है। दूसरा कारण ये भी था कि जो विदेशी कंपनियां आई हैं, फ्रांस हैं, पुर्तगाली हैं, डेनिश हैं, या और भी कोई कंपनियां, वो भी ये सोचती कि ये कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये लूटती है। वो आम जनता में संदेश देती, लेकिन ये क्या कह देते, अगर कुछ होता भी, हम क्या करते हैं, नवाब के पास है, हम तो यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, तो हमारी तो क्या जिम्मेवारी, हम तो यहाँ बिजनेस करने के लिए आए हैं, यानी कि लोगों को बहला देते। और लोग ये समझ नहीं पाते कि वाकई में लूटने वाले यही है। आर्थिक लाभ क्या होता है, ब्रिटिश कंपनी यदि स्वयं प्रशासन चलाती तो उसे नवीन अधिकारियों की या ऊंचे कर्मचारियों को ऊंचे वेतन देने पड़ते। आर्थिक लाभ क्या हुआ, ये तो प्रशासनिक लाभ हुआ था, ठीक है, बाहरी संघर्ष से बचाव हो गया था। आर्थिक लाभ क्या हुआ, अगर कंपनी डायरेक्ट ही अपने प्रभुत्व स्थापित करके खुद के कंट्रोल में काम करती तो नए कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ती, जिनका वेतन कंपनी को देना पड़ता। तो इन्होंने क्या किया, अगर नवाब के अधीन है तो नए कर्मचारी नहीं, वही कर्मचारी काम करते रहेंगे, उन्हीं का वेतन नवाब से दिलवाते रहेंगे। तो ऐसा कुछ इन्होंने किया था। इससे आर्थिक भार में वृद्धि होती है और ये बचाव कर गए। नवाब के कम वेतन के कर्मचारियों द्वारा प्रशासन चलाए जाने और प्रशासन पर अन्य व्यय के लिए नवाब को प्रतिवर्ष निर्धारित धनराशि देने से ब्रिटिश कंपनी को उल्लेखनीय आर्थिक बचत हुई।
अब जो नवाब है उसको तो एक पेंशन दे देते, तुम्हारा घर खर्चा चल जाएगा, बस नवाब का चल गया। दूसरा क्या हुआ, नवाब के जो कर्मचारी थे वो सस्ते भाव के थे, कम भाव के थे, कम पैसे में काम चल जाता था। अगर इनको हटा देते तो सारा का सारा मैनेजमेंट नया करना पड़ता नए सिरे से, तो काफी हैवी हो जाता, काफी महंगा भी हो जाता। फिर है द्वैध शासन से बंगाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। द्वैध शासन से बंगाल पर प्रभाव क्या पड़ा, पहला देखते हैं, उत्तरदायित्व का अभाव। द्वैध शासन का सबसे गंभीर दोष यह था कि बंगाल में उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व है। इसका बात समझोगे, यानी जिसके पास जिम्मेवारी है उनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास पैसे हैं उनके पास जिम्मेवारी नहीं है। उत्तरदायित्व रहित अधिकार, उत्तरदायित्व है पर अधिकार नहीं है, अधिकार है पर उत्तरदायित्व नहीं है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा का समस्त भूमि पर कर जो था वो नवाब के भारतीय अधिकारियों द्वारा वसूल कर कंपनी के कोष में जमा किया जाने लगा। वसूल कौन करते थे, भारतीय अधिकारी, खुद अंग्रेज अधिकारी नहीं करते थे। अब जनता अब वसूल करने के लिए अपने पास जो भी आएगा, तो हम आक्रोश किस पे होंगे, बैठी कंपनी पे होंगे, जो हमारे हक घर रोज मांगने आता उस पे, तो हमें तो लगेगा यही आदमी है, तो यानी कि आक्रोश भी हमारे ही खिलाफ, अपने ही आदमियों के खिलाफ। अब सुरक्षा व्यवस्था के लिए सेना कंपनी की होती थी, अब सुरक्षा करेगी सेना, और सेना किसकी होती थी, कंपनी की, और कंपनी पर प्रशासन का कोई दायित्व ही नहीं था। अब सेना किसकी, कंपनी की, और कंपनी पर प्रशासन का दायित्व नहीं था। कंपनी क्या बोलेगी, कोई भी विपत्ति आ गई सेना हम देंगे, लेकिन हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं, हमारी सेना को खर्चा कौन देगा, खर्चा नवाब देगा। और नवाब के पास पैसे कहां से आएंगे, नवाब के पास पैसे का कोई सोर्स नहीं है, कोई स्रोत नहीं है, क्योंकि सारा वसूली है, कर वसूली है, जो भी है वो कौन करती है, कंपनी करती है। तो नवाब के पास पैसे नहीं है। शासन प्रबंधन नवाब के अधिकारी ही करते थे, लेकिन इन व्यवस्थाओं के लिए उनके पास राजकोष धन नहीं था। अब ये शासन प्रबंधन तो करते हैं, अब राजकोष नहीं, पैसे नहीं, क्योंकि जो वसूली करते हैं, पैसे कर वसूली करते हैं, वो नवाब को नहीं देते थे, क्योंकि था ही कुछ सिस्टम इस प्रकार का, वो कंपनी को देना होता था। अब कंपनी पैसे अपने लगाएगी नहीं, तो यही कारण था कि द्वैध शासन का ये प्रभाव पड़ा। इस प्रकार द्वैध शासन में सत्ता, अधिकार और धन संपत्ति के पास थे, यानी कि धन सब कंपनी के पास थे, और समस्त उत्तरदायित्व नवाब के पास। उत्तरदायित्व किसके पास, नवाब के पास, और जो धन, अधिकार, सत्ता, सब कुछ यानी कि कंपनी के पास। नुकसान वाला काम नवाब के पास, फायदे वाला कंपनी के पास। कृषि का पतन हो गया। द्वैध शासन के दौरान कृषि व्यवस्था को क्षति पहुंची, क्योंकि इस दौरान राजस्व वसूली का कार्य अधिकारियों, अधिकाधिक बोली लगाने वाले व्यक्तियों को ठेके पर दिया जाता था। यानी क्या होता था कि जो भी भूमि यानी कि किसान खेती के लिए लेंगे, तो वो भूमि यानी कि ज्यादा से ज्यादा कोई एक ठेकेदार को नियुक्त कर दिया जाता, वो ज्यादा से ज्यादा पैसे में ठेके पे देता। अगर वो नवाब की है, यहीं के भारतीयों की है, तो अपनी जनता पर वो त्रस्त भी करेंगे, यानी कि वो तरस भी खाएंगे, थोड़ी सी उनको सहानुभूति भी होगी, भाई इनके पास पैसे नहीं है तो इतने पैसे हमें नहीं लेने चाहिए। लेकिन अंग्रेज तो थोड़ी अपनी सहानुभूति दिखाएंगे। तो यही हुआ कि ज्यादा से ज्यादा पैसे ऐंठने लगे, वसूलने लगे, जिसके कारण इनकी भी कंडीशन बहुत ही दयनीय हो गई। इस व्यवस्था का दुष्परिणाम यह हुआ कि कर भार में वृद्धि हो गई और वसूली की कठोरता की जाने लगी, और साथ ही साथ उद्योग धंधों का भी पतन हो जाता है। द्वैध शासन का गंभीर प्रभाव व्यापार और वाणिज्य की अवनति के रूप में प्रकट हुआ। अब क्या हो गया था, 1717 में फर्रुखसियर के समय, यहां शासक कौन था, फर्रुखसियर, ध्यान रखना, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के समय एक फरमान जारी कर दिया गया था, एक फरमान जारी किया गया था। इस फरमान के तहत क्या कर दिया था कि कंपनी को बंगाल के व्यापार पर अधिकार हो गया, जो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना के बाद और बढ़ गया। ये पहले मिल गया, लेकिन द्वैध शासन के बाद ये अधिकार और बढ़ गया। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने फिर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, बंद कर दिया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि द्वैध शासन को प्रारंभ किसने किया था और बंद किसने किया था। हेस्टिंग्स ने बंद किया था और क्लाइव ने प्रारंभ किया था। फिर है वो वेलेजेले की सहायक संधि, वेलेजेले की सहायक संधि। वेलेजेले की जो सहायक संधि है ये हम कल पढ़ेंगे। ओके, वेलेजेले की सहायक संधि, हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी की, ये सब हम
कल पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास आप में इतनी रहेगी। ये आज छोटा सा लेक्चर था आपका, तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप। मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू।